लोगों ने विश्वास दिलाया था कि 2022 में जो कमी रह गई थी, हम लोग अब 2024 के उपचुनाव में उसको पूरा करेंगे। बसपा को खत्म करने का चंद्रशेखर ने बना लिया फुल प्रूफ प्लान, घबराई बसपा सुप्रीमो। 27 के विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर ने बसपा सपा वोटरों में डाला डाका, अब होगा कड़ा मुकाबला। चंद्रशेखर बोले, बसपा को प्रत्येक बार किया सपोर्ट, हमें भी दो मौका, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे का दिया नारा। उत्तर प्रदेश में बसपा की डावाडोल होती स्थिति किसी से छुपी नहीं है। 2017 का चुनाव हो या फिर 22 का विधानसभा चुनाव हो, बसपा का ग्राफ जमकर गिरा है। इसका उदाहरण बसपा का घटता जनाधार देखा जा सकता है। जो बसपा का वोट बैंक हुआ करता था, आज जगह जगह बट गया है। आज उसी के घटते जनाधार में सेंध लगाने का काम सांसद चंद्रशेखर राव ने किया है। विशेष तौर पर दलित वोटरों के बीच अच्छी पकड़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। उससे पहले आजाद समाज पार्टी के मुखिया जगह जगह जाकर इन सीटों पर अलग हटकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसका फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी माहौल तैयार करने प्रयागराज पहुंचे थे। इस दौरान सांसद ने दलित वोटों को साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज ने मायावती जी को बहुत मौके दिए हैं, अब आजाद समाज पार्टी को मौका देने का समय आ गया है। बसपा सुप्रीमो से उनके वोट बैंक के खतरे पर चंद्रशेखर ने कहा कि मायावती से उन्हें कोई खतरा नहीं है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत बांटकर सिर्फ वोट लेना चाहती है। बीजेपी ऐसे नारों से जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अरहर की दाल से सस्ती दलित की जान है और मसूर की दाल से सस्ती मुसलमान की जान है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रयागराज में तमाम बेरोजगार नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी युवाओं की कमर तोड़ रही है। पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर घूम रहा है और लाठियों से उसका स्वागत हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश है कि सबको साथ लेकर आजाद समाज पार्टी को ताकत दी जाए। बीजेपी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई और एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार लोगों का दमन कर रही है और इस अन्याय के खिलाफ आजाद समाज पार्टी लड़ सकती है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि उपचुनाव में हिंदू मुसलमान करके बीजेपी को सियासत करनी है, लेकिन लोगों की परेशानी से बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से उनकी वोट बैंक के खतरे के सवाल पर कहा कि उनसे हमें कोई खतरा नहीं है, वो मुझसे बड़ी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। चंद्रशेखर आजाद ने ये नारा दिया है कि हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम साथ चलेंगे तभी देश तरक्की करेगा, सभी बुनियादी समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका नहीं होती तो बीजेपी सरकार अपने झूठ और अपराधों को सही साबित कर देती। इसी दौरान मीडिया पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कई जगहों पर मीडिया भी सरकार को पूरा सहयोग करती है। उन्होंने कहा कि फतेहपुर में एक पत्रकार की घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रयागराज बहुजन आंदोलन की सशक्त भूमि रही है। उन्होंने कहा कि फूलपुर उपचुनाव में बीजेपी इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं वो भी बहुजन आंदोलन से निकली हुई नेता हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक दल को छोटा नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जनता तय करती है। इस दौरान जम्मू कश्मीर की धारा 370 पर बहाली को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आए। लोगों ने विश्वास दिलाया था कि 2022 में जो कमी रह गई थी, हम लोग अब 2024 के उपचुनाव में उसको पूरा करेंगे। फिर पार्टी ने शाही साहब को मौका दिया, हमारे बाद अन्य प्रत्याशी आए, लेकिन तब तक हम लोग जमीन पे अपना काम कर चुके थे। हमारी बूथ कमेटियां पूरी तैयार है, सेक्टर कमेटियां तैयार है। बिना संगठन के चुनाव नहीं होता। क्या तो भारतीय जनता पार्टी पे बूथ कमेटियां सेक्टर कमेटियां होंगी, आजाद समाज पार्टी पे मुकाबला कड़ा है, मगर मेरा भरोसा है जिस तरह से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक, कमजोर वर्गों का बहुत बड़ा आशीर्वाद सहयोग आजाद समाज पार्टी को इस चुनाव में मिलेगा। किससे मुकाबला है आपका? देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा, मैं किसी को छोटा नहीं कहूँगा कि कोई पीछे आ गए। जनता को तय करना है। हमारा मुकाबला तो खुद से है। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही समर्थन हमें मिलेगा। हमने बूथ कमेटियां तैयार की हैं, सेक्टर कमेटियां तैयार की हैं, गांव-गांव में जाके भाईचारा सम्मेलन किए हैं, लोगों को तैयार किया है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों में जो आज की हालात है वर्तमान में, जिस तरह से लगातार निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से कटेंगे बटेंगे तमाम तरह के नारे देके मुख्य मुद्दों से जो है बुनियादी जरूरतों से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। बेरोजगारी कमर तोड़ रही है। पढ़ा लिखा नौजवान, ये इलाहाबाद है, पढ़ा लिखा नौजवान जिसको देश की सेवा में हिस्सेदार होना चाहिए था, आज वो बेरोजगार होकर घूम रहा है और उसको आवाज उठाने पर लाठियों से उसका स्वागत किया जा रहा है।
तो हमारा ये प्रयास है कि सभी को साथ लेकर चल के आज़ाद समाज पार्टी को ताकत दी जाए और भविष्य में ये जो अन्याय हो रहा है, चाहे बुलडोजर के जरिए हो, चाहे गोली मारकर हो, चाहे जुल्म करके हो, गरीबों की जमीन दबा के, ये सारे तरह के अन्याय को बंद करके ये भाईचारा ताकतवर बने उत्तर प्रदेश में, इसके लिए हम लोग अपना काम जिम्मेदार से कर रहे हैं। आपने कहा कि ये बहुजन की उर्वरा भूमि है, मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, तो किस तरह से उनसे लड़ाई है? नहीं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं, वो हमारे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन समाज ने तय कर लिया कि उनको बहुत सारे मौके दे दिए, अब आज़ाद समाज पार्टी को मौका देना है। बीजेपी में कटेंगे को कहाँ बट रहे हैं? देखो कितने सारे लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के, समाजवादी पार्टी छोड़ के, कांग्रेस पार्टी छोड़ के, लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ के, ये सब जुड़े तो हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और मिलकर साथ चलेंगे, तभी देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे, तभी बुनियादी जो समस्या है उनका हल कर पाएंगे। ये उपचुनाव तो वही बात है जो बातें अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहते हैं। तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, कहनी चाहिए। अच्छी बात कहना कोई बुरी बात है क्या? क्या आपको अच्छी बात अच्छी नहीं लगती? मैं समझता हूँ कि अच्छी बात सभी को अच्छी लगनी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जुर्माना उसको किस तरीके से? अब आप ये समझिए कि अगर न्यायपालिका नहीं होती तो सरकार जो है अपने सारे झूठ को, अपने सारे अपराधों को सही साबित कर देती, और कई जगह पे मीडिया का सहयोग भी उनको भरपूर मिलता है। लेकिन जब ये बात मुझे सख्त लफ्जों में कहनी पड़ेगी, जब एक पत्रकार की फतेहपुर में घर में घुस के हत्या कर दिया दिलीप सैनी की, तब सरकार और मीडिया दोनों ही चुप हो जाती। अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर वकीलों पे गाजियाबाद में लाठीचार्ज हुआ, अगर वकील सुरक्षित रहेंगे, नौजवान सुरक्षित नहीं रहेंगे, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? तो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सरकार को चेतावनी है। और एक और फैसला मदरसा बोर्ड पे भी उनका आया कि जिस तरह से नफरत बांट के ये सरकार जो है भावनाओं को उभार कर सिर्फ वोट लेना चाहती है। 7 साल से जो मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार जो है सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, वो भी नारा दे रहे डरेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। क्यों, क्या हो गया आप लोगों को? ऐसा क्या डर आ गया है? ऊपर से नीचे तक तो सारी सरकार आपकी है, पड़ोसी प्रदेशों में सरकार आपकी है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, तो किससे खतरा है आपको? उनको सिर्फ ये भावना उबार के हिंदू मुसलमान करके अपनी वोट की राजनीति करनी है। उनको जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं। अगर मतलब होते तो आप बताओ, 1,42,000 वैकेंसी है टीचरों की जो खाली पड़ी है, 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था, अभी तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिला है, और भी तमाम तरह की मुसीबतें, पुलिस की भर्ती में पेपर लीक हुए, और कोई ऐसी भर्ती नहीं जिसमें घोटाला ना हुआ हो। और ये सरकार अपने आप को लोकप्रिय सरकार बता के अपनी पीठ थपथाने काम करती है। ये झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है, और दलित पिछड़ों के दमन की सरकार है। जैसा मैंने एक दिन पहले कहा था कि दलितों की जान तो इतनी सस्ती है, इससे सस्ती तो दाल है, वैसे ही सामान्य दाल से सस्ती दलित की जान और मसूर की दाल सस्ती मुसलमान की जान इस उत्तर प्रदेश की सरकार में है। किसी को गोली मारो, किसी का घर उजाड़ो, किसी की जान ले लो, किसी की जमीन कब्जा लो, किसी को जेल में बंद कर दो, किसी एनकाउंटर कर दो, किसी के घर बुलडोजर चला, कोई पूछने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं। देखो, असर तो हर चुनाव का पड़ता है, लेकिन ना तो इस चुनाव से सरकार बन रही है ना गिर रही है। लेकिन जनता पे मौका है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को, हिटलरशाही को वोट की चोट से सबक सिखा दे। इसका असर पड़ेगा 2027 में? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों, आपको नहीं पता कि 2024 के चुनाव थे उसमें बीजेपी को किस तरह पटक दी जनता ने? ये जनता मालिक है, लोकतंत्र है, जनता जिसको चाहेगी वो आगे बढ़ा देगी, जिसको चाहे पटक देगी। और जिनको घमंड हो गया उन दरख्तों को गिरना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा। कि मेरी बात को आप याद रखना। अच्छा, सरकार कहती थी कि 370 हटाए जम्मू कश्मीर से, और विधानसभा वहाँ पर सरकार बदलने के बाद पारित कर रही है, मारपीट हो रही है, और 370 को जो है वो फिर से वापस लाने की तैयारी है। शायद आप नहीं जानते, मैं तो जानता हूँ, मैं वकील हूँ, कि वहाँ जो है LG साहब के हाथ में बहुत कुछ है, हमारे गवर्नर साहब के हाथ में। आप समझते हैं ना? तो गवर्नर साहब के वहाँ रहते किस तरह से हिंसा हो रही है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। सरकार को बने तो जुमे जुमे 10 दिन भी नहीं हुए, लेकिन क्या ये कोई प्रयोग तो नहीं है? बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल की है, स्टेट की नहीं है। ये जो कोई भी आतंकवादी कहीं से भी एंट्री करे उसका जड़ से सफाई करो। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि कहीं ये बाकी चुनाव में लोगों को वोट लूटने के लिए कोई प्रयास तो नहीं, इस बात पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट को मेरी मंगल कामनाएं कि वो बहुत अच्छा काम करें और इस तरह के अपराध वहाँ ना बढ़े, इसके लिए वो निगरानी भी रखें। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो योगदान है उसको भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि LG राज्यपाल साहब के हाथ में बहुत कुछ है।